जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रिकॉर्ड करने का जो टॉपिक है बहुत ही अफ़सोस वाला है और बहुत ही सैड है, डॉक्टरों को लेकर। और आपने थंबनेल देख के आप समझ गए हो, तो बिना बकवास वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के आराम के लिए कमरा नहीं था, तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर सुस्ताकर आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेट रही थी, तभी एक वॉलेंटियर पुलिस का, जिसकी ये ड्यूटी थी कि अस्पताल में कुछ गलत न होने दे, वहां आए लोगों को वो सेफ्टी दे, वही वॉलेंटियर शराब पीकर न सिर्फ उस सेमिनार में घुसता है, उस ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उससे घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है और फिर वहां से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उंगलियां तोड़ दी गई थी और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जिस पर हमला न किया गया। आप ही सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरह मारा गया हो, उसके साथ तो रेप हुआ हो, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो क्या पहली नजर में उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को यह नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। मगर फिर क्या वजह थी कि अस्पताल की तरफ से लड़की के घर वालों को पहली बार जब फोन किया गया तो उन्हें यह बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया? अब ये सब सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई और अस्पताल वालों को यह तक दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। वो इसे सुसाइड बताने पर क्यों तुले हुए थे? आज कोलकाता पुलिस का इस बात से बड़ा ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने भरोसे लायक काम किया क्या है? जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा, ममता बनर्जी की सरकार क्या पुलिस को नहीं पता के अंडर में काम करती है। 3 तलाक हो चुके थे, वो बीवियों को पीटता था, उसकी बीवी ने पुलिस तक में पिटाई की शिकायत की। क्या ये बात पुलिस को नहीं पता? वो दारू पीता था, हिंसक पॉर्न देखता था, जजों ने कुछ एक्शन लिया है मेरे हिसाब से। मेरे को अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब जो आदमी जेल में होना चाहिए था, उसे अस्पताल की पुलिस चौकी पर बिठा रखा था। उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हें अफसोस हो रहा है कि लोग हम पर शक क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, संजय राय तो पुलिस का वॉलंटियर था, पुलिस डिपार्टमेंट में तो था नहीं, फिर किस हैसियत से वो पुलिस बटालियन की बैरक में रुकता था? यहां तक कि जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया था, तब भी वो वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। घर पर किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, फिर हमें ना कहना कि कुछ हो गया था। यहां पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। जो आदमी खुद सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। और फिर लोग तुम पर गुस्सा हो जाएं तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। जो करना है और जो किया जाना चाहिए वो तो होता नहीं है, और अहंकार और ईगो दुनिया भर का पाल कर बैठे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि एक आदमी या एक बात ही अगर शर्म की हो और बाकी लोग अगर अपना किरदार ठीक से निभा रहे हो, तो भी आदमी तसल्ली कर ले। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता, सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अफसोस की बात बताया कि उन्होंने अपनी प्रमोशन के बाद तुरंत ही उसको और प्रमोशन दे दिया गया। ये आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता था, पोस्टिंग से लेकर हाउस शिफ्ट तक हर काम में पैसे खाता था, 20% कमीशन पिलाता था। उसने माफिया राज प्रिंसिपल था। अपना भौकाल बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में रखता था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी, मगर कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, मगर ये इल्जाम अगर 10% भी ठीक है तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी, वहां रात को सुस्ताने का इंतजाम नहीं है। जिस सेमिनार हॉल में वो आराम करने गई थी, उसके आसपास के सीसीटीवी खराब थे। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां लोगों की सुरक्षा देखनी थी, वो खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था। अफसोस के बाद सीसीटीवी को इन सारी चीजों पर नजर रखनी थी, अगर वो भी बड़े हॉस्पिटल में सीसीटीवी चालू करना चाहिए, तो ऐसे क्राइम को कौन रोक सकता था? लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा सबूत मिले हैं, उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने घिनौना काम किया। अगर ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि क्यों शुरू में इस मामले को सुसाइड बताया जा रहा था, क्यों अस्पताल आने के बाद भी लड़की के घर वालों को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई, क्यों कुछ लोग दबी जबान में ये बात बोल रहे हैं कि लड़की इतनी रात में अकेले वहां क्या कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर आज लोगों में भारी गुस्सा, सरकार को गुस्सा बनता है और होना भी चाहिए। बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसमें न्यू लॉ बढ़ाने की आवश्यकता है। भी बड़ा हादसा हो जाए, इसमें लोगों किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें पहले ये देखना है कि वो घटना किस स्टेट में हुई है, जिसके साथ हुई है उसकी जाति क्या है। कोलकाता के केस में भी यही हुआ है। देश के कुछ भावी प्रधानमंत्रियों को 5 दिन लग गए ये समझने में कि इस मामले पर ट्वीट करना चाहिए। कुछ बड़े यूट्यूबर्स की अब तक इस पर जबान नहीं खुल रही है। कुछ लोग तो ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए। प्रेशर पड़ा तो फिर से रस्म अदायगी करने आ गए।
यूपी के किस शहर की किस गली के किस मोहल्ले में किसके सही साथ बात क्या है भाई। हुआ है, इन लोगों को सब मालूम होता है, क्योंकि वहां तो कुछ गलत होता है तो उसे उछालने पर इनकी राजनीति सधती है। मगर कोलकाता में निर्भया कांड जैसा घिनौना कांड हो गया, लेकिन ये लोग अब भी कैलकुलेटर लेकर ये हिसाब लगाने में लगे हैं कि इस मामले पर अगर कुछ बोल दिया तो दूसरी पार्टी को फायदा तो नहीं हो जाएगा, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कम तो नहीं हो जाएंगे। आखिर हर धंधेबाज को आखिर में ख्याल तो अपने कस्टमर का ही रखना सही पड़ता है। गोलगप्पे की रेडी उनको पर डर भी लग लिखा रहा होता सालों है कि को ग्राहक सब्सक्राइबर की कम ना भगवान हो है। जाए। तो इन लोगों का यूट्यूब ठेला तो फिर भी गोलगप्पे की रेडी से ज्यादा बड़ा हो चुका है, नहीं? बताइए आप ही कमेंट करके। भाई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हादसा भले ही कोलकाता में हुआ है, मगर ये सिर्फ कोलकाता से जुड़ा नहीं है। आज देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर है। मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, उनकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का आज यही हाल है। वहां ट्रेनी डॉक्टर्स को 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कमर सीधी करने के लिए एक रेस्ट रूम तक नहीं होता। बताओ साफ यार, टॉयलेट 48 नहीं घंटे मिलता। खाने का ये बुरा बहुत हाल होता है। भाई। देखने के लिए इतने मरीज होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाली पॉलिटिक्स अलग। वहां स्टाफ की शक्ल में घूम रहे संजय राय जैसे पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं। सरकारें ये समझती ही नहीं है कि एक डॉक्टर को तैयार होने में एक पायलट जितना या उससे ज्यादा वक्त लगता है। किसी भी सोसाइटी में एक डॉक्टर होने का मतलब है कि उस देश की हजारों की आबादी को सिक्योरिटी देना। मगर एक डॉक्टर ही अगर अनसेफ फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, सही बात। एक्सप्लॉइटेड फील करेगा, तो कौन काम करेगा ऐसे सिस्टम में, बताइए? यही रीजन है कि इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं टिकते। या तो वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, बड़े प्राइवेट अस्पतालों से जुड़ जाते हैं, और जिन्हें मौका मिलता है वो विदेश भाग जाते हैं। मतलब जो सरकारी तंत्र इन डॉक्टर्स को तैयार करने में लाखों रुपए सही बात लगाता है। है, वही सरकारी सिस्टम अपने निकम्मेपन की वजह से इन डॉक्टर्स को अपने साथ नहीं रख पाता। आज देश भर में जो डॉक्टर्स का गुस्सा है वो सिस्टम के इसी निकम्मेपन के खिलाफ है। आज देश में हर सिटीजन का यह फर्ज है कि वो डॉक्टर्स के इस गुस्से को समझे। अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखेंगे तो ये बात अस्पतालों से भाई भी आगे डॉक्टरों देश के को हर आपको ऑफिस सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ रिस्पेक्ट औरतों करना चाहिए को और डॉक्टरों लड़कियों को की। मिलने वाले वर्किंग एटमॉस्फेयर की भी है। अभी महीना पहले नोएडा के एक ऑफिस में एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके ऑफिस के कुछ लोग उसकी बॉडी शेमिंग करते थे। कितनी लड़कियां ऐसी बेचारी हैं जो सिर्फ नौकरी बचाए रखने के लिए 15-20 हजार की तनख्वाह बनाए रखने के लिए हर दिन ऐसे टॉर्चर से गुजरती है। ऑफिस में उनका बॉस, उनके सीनियर्स जो उनको टॉर्चर करते हैं, वो भी बताओ। जानते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी। आज जो लोगों में गुस्सा है या जो निर्भया कांड के वक्त 2012 में लोगों में गुस्सा था, वो इसी माहौल के खिलाफ था। मगर इतने सालों में हुआ क्या? न इतने सालों में सोसाइटी बदली, न पुलिस के काम करने का तरीका बदला, और न ही अदालतों के रवैये में कुछ नहीं कोई बदला change भाई आया। इतने सालों में। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक इस वक्त देश की अलग अलग अदालतों में 4 करोड़ 40 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें 8% यानी 36 लाख से ज्यादा केस महिलाओं की तरफ से किए गए हैं। इनमें 45% मामलों में या तो वकील पेश ही नहीं बताओ होते यार। या अपराधी जमानत लेकर फरार हो जाते हैं। इसके अलावा 7% केसेस में ऊपरी अदालतों का स्टे है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि औरतों के खिलाफ होने वाले इन क्राइम्स को 6 महीने में निपटाया जाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्च 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस औरतों के कोई साथ एक्शन होने वाले लेती क्राइम भाई, में थोड़ी गवर्नमेंट कोई संवेदनशील स्टिक बने। नहीं है। इसी साल अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे मामलों को 2-3 महीनों में निपटाए। अक्टूबर 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अदालत की ड्यूटी है कि वो ऐसे मामलों को पूरी सीरियसनेस के साथ टाइम पर निपटाए। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि औरतों के साथ आदमी रेप के अदालत को मामले में ड्यूटी है। अदालतों को लंबी तारीख देने से बचना चाहिए। इसी तरह अगस्त 2021 और अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने औरतों के साथ होने वाले क्राइम के मामलों को लेकर तेजी लाने की बात की थी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे मामलों में या तो पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती, चार्जशीट दायर हो जाती है तो बार बार कोर्ट में जाकर और टाइम मांगती है, फिर कोर्ट तक जांच के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते, निचली अदालतें बार बार तारीख देती रहती हैं, इंपॉर्टेंट गवाहों को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर पाती, निचली अदालतें कार्रवाई पर स्टे लगा देती है और आरोपी जमानत मिलते ही फरार हो जाता है। अब आप ही बताइए, जिस समाज में औरतों के लिए ऐसे हालात हों जहां वो न वर्क प्लेस पर सेफ फील करें, न सिस्टम उनका साथ दे और न अदालतें तेजी से काम करें, तो वो महिलाएं कहां जाएं? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में औरतों के लिए आजादी का क्या मतलब है? आपकी सिस्टर या मदर 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आती है तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती आपकी सांस फूली रहती है। आप उन्हें कहीं अकेला नहीं भेज सकते। भाई घर पर वो भी पब्लिक सेफ नहीं है ट्रांसपोर्ट में आदमी, सेफ इतना नहीं, जमाना वो खराब वर्क है प्लेस पे आजकल। सेफ नहीं, वो सोशल मीडिया पर बुली की जाती है। ऐसे में उनके लिए इस आजादी के क्या मायने हैं? आप उनसे खुद पूछिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है इस मुद्दे पर बात करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूं। आपको लग रहा होगा कि नहीं रौनक भाई, आप जितना बोल रहे हो हालात उतने भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन हेलो, हालात कैसे हैं इसका सही जवाब घर से निकलने वाली एक लड़की, एक औरत, आपकी माँ और आपकी बहन ही दे सकती है इसका जवाब।
10 मिनट उनसे बात कर लीजिए, सारा सच उस सामने आ सबसे बात जाएगा। बिल्कुल। मगर जैसे कि मैंने कहा कि समाज तो जैसा है उस पर हम बहस कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर यह देखकर ज्यादा दुख होता है कि जो अपने आप को सोशल कमेंटेटर्स कहते हैं, जिन्हें दुनिया के हर फटे में टांग घुसाने की आदत है, हर मुद्दे पर ज्ञान पेलने का शौक है, वो लोग कोलकाता के मामले पर ऐसे चुप होकर बैठ गए हैं जैसे किसी ने उन्हें जेब काटते हुए पकड़ लिया हो। बताइए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इस मामले पर कुछ बोले बिल्कुल सत्य तो बात कहीं है, उनका मालिक बिल्कुल उन्हें बिस्कुट 100% डालना बंद न सत्य ही कर बात। दे। उनके जिहादी समर्थक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।